आज हम लोग फिजिक्स फार्मूला रिवीजन सीरीज के थर्ड लेक्चरर में वेक्टर्स के अंदर आने वाले सारे फार्मूला को रिवाइज करेंगे और उन्हें एक एक कर डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर क्वांटिटी की। स्केलर क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड होती है और वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है। तो आइए देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। देखिए स्केलर क्वांटिटी में मास आ रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कहने का मतलब है कि उसका वेट होता है। फिर उसके बाद वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है। सपोज कीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश किया पीछे से तो वो आगे की तरफ मूव कर रही है, मतलब उसमें डायरेक्शन भी है, ऑब्जेक्ट का अपना वेट भी है, तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी भी डिस्प्लेसमेंट की तरह ही वेक्टर क्वांटिटी है। सिमिलरली एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेट के साथ में टॉर्क, ये सभी के सभी वेक्टर क्वांटिटी है। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो स्केलर क्वांटिटी में मास एंड देन डिस्प्लेसमेंट। स्पीड की बात की जाए तो इसमें भी सिर्फ डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड नहीं होती है। टाइम में अगर देखा जाए तो यहाँ डायरेक्शन है बट टाइम मैग्नीट्यूड नहीं है। टेम्परेचर देखा जाए तो यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड नहीं है। एनर्जी में भी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। एरिया में मेजरमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ इसमें हम लोगों के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, या अगर डायरेक्शन भी है तो मैग्नीट्यूड नहीं है। वॉल्यूम, सिमिलरली डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, ये सभी स्केलर क्वांटिटी है। बट इन दोनों के बीच की एक और क्वांटिटी है जिसे टेंसर क्वांटिटी के नाम से जाना जाता है। टेंसर क्वांटिटी में स्ट्रेस, स्ट्रेन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, करंट डेंसिटी। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हम लोगों ने पढ़ा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड करंट डेंसिटी, ये तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ग्रेविटेशन में। आइए नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ वेक्टर। किसी भी दो वेक्टर के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? बहुत ही आसान है। इसका फॉर्मूला है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू अंडर ब्रैकेट 1a माइनस बी एंड a प्लस बी। समझने की बात तो ये है कि मिनिमम वैल्यू जो पाई जाती है वो 180 डिग्री में पाई जाती है और मैक्सिमम वैल्यू 0 डिग्री में पाई जाती है। अगर क्वेश्चन में दो वेक्टर 3 और 3 के रूप में हैं, ए और बी दो वेक्टर हैं और ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू भी 3 है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी एंड इसकी मैक्सिमम वैल्यू 6 होगी। सिमिलरली 4 और 5 में मिनिमम वैल्यू दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पर 1 होगा और दोनों को ऐड करने पर 9 होगा। यहाँ पे देखो दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पर 5 होगा और दोनों को ऐड करने पर 15 होगा। होपफुली आप समझ गए होंगे कि √2 एंड 1 में भी उसी तरीके से हुआ है। 11 एंड √4 में भी सिमिलरली ये पैटर्न फॉलो किया गया है। यहाँ पे देखो एंगल बिटवीन ए एंड बी, मतलब कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। देखो 50 डिग्री वाले में हेड टू हेड कॉन्साइड करता है दो वेक्टर का तो 50 डिग्री एंगल बनता है। जब दो वेक्टर के टेल कॉन्साइड करता है एक दूसरे के साथ में तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। जब दोनों ही वेक्टर का हेड कॉन्साइड करता है तो जब एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल कॉन्साइड करता है तो फिर एंगल की शिफ्टिंग होती है और एक तरफ अगर 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसके ऑपोजिट वाला 120 डिग्री का एंगल बनता है। सिमिलरली यहाँ पे देखो जब एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से कॉन्साइड कर रहा होता है तो ऐसे में एंगल की शिफ्टिंग होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री का और उसके अपोजिट एंगल जो है वो 150 डिग्री का बनता है। फिफ्थ केस में जो एंगल बनता है वो देखिए यहाँ पे 100 डिग्री का एंगल है। अगर एक तरफ 100 डिग्री का एंगल बन रहा है तो दूसरी तरफ भी अपोजिट एंगल भी 100 डिग्री का ही बनेगा। कहने का मतलब है कि जब भी हम दो वेक्टर को क्रॉस कराते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से कॉन्साइड कर रहा होगा। ऐसे में दोनों ही वेक्टर की शिफ्टिंग होगी और शिफ्टिंग में हम ये देखते हैं कि ये चारों ही डायरेक्शंस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं। ऐसे में जब वन साइड एंगल बनती है
तो वो 100 डिग्री की है और उसकी अपोजिट एंगल भी सेम 100 डिग्री की ही होगी। ऐसा नहीं कि एक साइड 100 का बना तो दूसरी तरफ 50 डिग्री का बन गया, ऐसा नहीं होता है। तो ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट केस थे एंगल बिटवीन टू वेक्टर के। हालांकि इसके और भी केसेस हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर में आगे जो एंगल है वो देखिए 60 डिग्री वाले एंगल में, यहाँ पे अगर आपका रिजल्टेंट ए दिया हुआ है तो जो दोनों ही कंपोनेंट हैं वो a/2 एंड a/2√3 में बढ़ जाते हैं। मतलब कि 60 डिग्री वाले एंगल को बहुत ही आसानी से रिकॉग्नाइज किया जा सकता है कि जब भी 60 डिग्री एंगल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका परपेंडिकुलर में जो है वो √3 आ जाता है। यहाँ पे देखो अगर रिजल्टेंट 100 है तो यहाँ पे 50 एंड परपेंडिकुलर में 50 के साथ √3। यहाँ पे देखो 60 में सेम केस। 30 डिग्री वाले में अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर 100 क्वेश्चन में है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर में √3 नहीं आता बल्कि बेस में √3 आता है। ये 30 डिग्री वाले एंगल के साथ में होता है। 45 डिग्री वाले में देखिए √2 प्रोमिनेंट है दोनों ही तरफ। अगर यहाँ पे 100 है तो 50 √2 एंड ऊपर भी 50 √2 हो जाता है। तो बहुत ही आसान है 45 डिग्री वाले एंगल को याद रखना। 60 √3, अगर आप साइन कॉस टेन वाले वैल्यू में भी देखोगे तो 60 में √3 आता है एंड 30 वाले का हाफ हो जाता है एंड 45 वाले में √2 आता है। तो इस तरीके से भी आप कोरिलेट करके चीज़ों को याद रख सकते हो। यहाँ पे देखो 60 वाले में अगर रिजल्टेंट 10 है तो यहाँ पे 5 होगा, मतलब परपेंडिकुलर में 5 √3 और बेस में 5 होगा। सिमिलरली यहाँ पे रिजल्टेंट अगर 40 है तो परपेंडिकुलर में 20 होगा, सॉरी परपेंडिकुलर में 20 √3 होगा एंड बेस में 20 होगा। 60 डिग्री वाले में फिर वही केस है 25 एंड 25 √3, ये समझ में आ गया 60। तो बेसिकली जो एंगल थे 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री वाले यहाँ पे डिस्कस की गई। फिर से एक बार देखते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर में कि जब दो वेक्टर के यहाँ पे वेक्टर के कॉन्साइड को समझने के लिए बताया गया कि जब दो वेक्टर के दोनों ही एरो एक दूसरे से टच करते हैं तो इसको बोलते हैं हेड टू हेड कॉन्साइड। और जब दो वेक्टर के हेड नहीं बल्कि दोनों के टेल, पुंछ एक दूसरे को कॉन्साइड करते हैं, टच करते हैं तो इसको बोलते हैं टेल टू टेल इंटरेक्शन या कॉन्साइड। ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि वेक्टर के 3 कंपोनेंट होते हैं x, y एंड z, 3 एंगल में, और जिसको हम लोग i, j, k से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखो i जो होता है वो होता है किस डायरेक्शन में, i होता है x के डायरेक्शन में एंड y होता है j कंपोनेंट में एंड z होता है k कंपोनेंट में। क्वेश्चन में 5i अगर है तो इसका जो रिजल्टेंट आंसर होगा 5i ओनली 5 होगा। i प्लस j अगर देखा जाए तो दो वेक्टर हैं, दोनों ऐड हो रहे हैं तो √2 होगा एंड 3 + 4, ये ट्राइंगल मेथड से इसको हम लोग समझ सकते हैं कि 3 4 का 5 होता है ट्राइंगल मेथड से। ट्राइंगल मेथड वही जहाँ पे हम लोगों ने देखा था 53 एंड 37 डिग्री वाले एंगल के बारे में पिछले वीडियो में, वो उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हो उसके बारे में डिटेल जा कर के बेसिक मैथमेटिक्स वाले चैप्टर में। यहाँ पे देखो 10j अगर है तो सिर्फ यहाँ पे आंसर हो जाएगा 10, बट यहाँ पे 10 + 10k है, 10j + 10k, यानी कि दो वेक्टर ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पे 10 √2 हो जाता है क्योंकि दोनों ही सिमिलर हैं √2। यहाँ पे फिर से एक बार ट्राइंगल मेथड से 4 3 जहाँ भी क्वेश्चन में आपको दिखता है एड या सब्ट्रैक्ट, उसका रिजल्टेंट जो है वो 5 ही होगा। सिमिलरली यहाँ पे √3 मिल करके वेक्टर i के साथ में जो है वो √3 ही देते हैं। उसी प्रकार से अगर 5 5 5 है तो 5 √3 हो जाता है। यह कुछ ट्रिकी मेथड्स हैं जो कि वेक्टर में काफ़ी हेल्प करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नेक्स्ट टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यहाँ पे देखो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में 45 डिग्री वाले में सेम के सभी मैंने इससे पहले डिस्कस किया था। अगर 10 रिजल्टेंट है तो 5 √2 सिमिलर केस 45 वाले में 30 एक बार रिजल्टेंट, 50 रिजल्टेंट में 25, 30 में 15।
और यहाँ पे हम लोगों को जो है 3 एंगल के बारे में समझाया गया, 60 लेकर के 90 एंड 30, है ना। इसी एंगल को अगर हम लोग शिफ्ट कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें कंपोनेंट मिल जाते हैं। 60 एंड 30 जो है कंबाइंड होकर के हमें 90 डिग्री का एंगल देता है। मतलब कि x और y अगर दो कंपोनेंट हैं और उनके बीच में से एक रिजल्टेंट है, तो ये दोनों ही एंगल, एक 30 डिग्री का होता है, एक 60 डिग्री का होता है, और दोनों मिल करके 90 डिग्री का ये वाला एंगल जो स्ट्रेट है परपेंडिकुलर में वो बनाते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, अगर रिजल्टेंट 100 है तो इसका एक कंपोनेंट 100 में 100 है तो 30 डिग्री वाले में √3 नीचे आ जाता है। इससे पहले मैंने आपको बतलाया था। तो 50√3 नीचे एंड 50 ऊपर हो जाता है। यानी कि बड़ा एंगल का अपोजिट कंपोनेंट हमेशा बड़ा होता है। ये बात को याद रखना है, बड़ा एंगल का अपोजिट कंपोनेंट हमेशा बड़ा होता है। 30 डिग्री वाले में भी सिमिलर केस था, 10 तो 5√3 एंड 5 20 में 10√3 तो 10, एंड 30 डिग्री वाले एंगल में ही हम लोग देख रहे हैं 30 तो 15√3 एंड 15। इन सभी का हाफ कर दो, दोनों तरफ डिवाइड कर दो। एंगल देख लो, 60 है तो √3 परपेंडिकुलर में, 30 है तो √3 बेस में आ जाता है। उम्मीद है आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में, यूनिट वेक्टर कहते किसको हैं कि ऐसा वेक्टर जिसका रिजल्टेंट जो है यूनिट यानी कि 1 होता है, चाहे वो डिवाइड हो जाए या मल्टीपल हो जाए। यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला, वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए का कैप। ये मैग्नीट्यूड कहने का मतलब है कि इस वेक्टर का साइन जो है वो कभी भी नहीं बदलेगा। यहाँ पर देखो इसके दूसरे रूप में हम लोगों ने इस वेक्टर को, वेक्टर ए कैप को बाहर निकालने पर हमें क्या मिल गया, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि यूनिट वेक्टर और वेक्टर रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करने में काफ़ी मदद करता है। वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप, ये याद रखना है। इसी तरीके से एक फार्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए आई प्लस बी जे इक्वल टू √a² प्लस b² होता है। यानी कि आई और जे एक्स वाई कॉम्पोनेंट में आ रहे हैं, ए और बी को √√ ले लिया, एक √√ ले लिया a² प्लस b² के फॉर्म में। अगर 3 वेक्टर हैं ए बी सी और आई जे एंड के कॉम्पोनेंट हैं, तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि आई जे के को कंसीडर ना करते हुए हम लोग जो है √√ ले लेते हैं a² b² एंड c² का। क्वेश्चन में कुछ ऐसा भी होता है कि 3 वेक्टर दिए हुए हैं और आपको जो है उसका रिजल्टेंट निकालना है, तो हमें उन तीनों ही वेक्टर को का स्क्वायर करते हुए सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है और फाइनली रूट में जो आंसर आ जाता है उसकी वैल्यू हमें पुट करते हुए आंसर निकालना पड़ता है। और फाइनली रूट में हमारा आंसर आता है। यहाँ पे देखो, अगर 3 कंपोनेंट हैं एक्स वाई जेड, तीनों ही सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, 3 वेक्टर हैं, सॉरी एक्स वाई जेड एंड 3 कंपोनेंट है आई जे एंड के, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है। कॉस थीटा वाले केस में कॉस एक्स एंगल में, एक्स कंपोनेंट में एक्स बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जो भी एंगल होगा उसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए से डिवाइड करना ही करना है। एक्स फिर √x² प्लस y² प्लस z²। यहाँ पे देखो, क्योंकि x कंपोनेंट में हम लोग इस समय वेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे x के साथ डिवाइडेड में x² y² एंड z² तीनों ही कंपोनेंट ऐड हो गए हैं। अगर y डायरेक्शन में हम लोग इसको कंसीडर करते हैं तो y डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड a इक्वल टू y ऊपर चला जाएगा एंड x² y² z²। ये वाला जो होगा कंपोनेंट वो x y z तीनों में ही सेम होगा, बस बदलेगा कौन, ऊपर वाला कंपोनेंट बदलेगा, x y एंड z कंपोनेंट, एंड इनके नीचे क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a। एंड ये तीनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है और PYQ में इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं
कहता है वेक्टर ए इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। कॉस थीटा एक्स के लिए एक्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कॉस थीटा वाई के लिए वाई डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू वाई वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कॉस थीटा जेड के लिए जेड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। उम्मीद है आप हमारे साथ रिवाइज करते हुए एंड रिकॉल करते हुए चल रहे होंगे। यहाँ पे कुछ एंगल दिए हुए हैं उनके कॉम्पोनेंट के साथ, जिनके बारे में मैंने इससे पहले भी चर्चा किया था एंगल बिटवीन टू वेक्टर में। यहाँ पे देखो 45 डिग्री वाले में आसान है, अगर रिजल्टेंट 10√2 है इसका हाफ कर दो 5√2। अगर रिजल्टेंट यहाँ पे 7√2 है 45 के केस में ही, तो 7 हो जाता है। ओनली 7 है तो 7√2 होगा, तो 7√2। यहाँ पे देखो कंपोनेंट पहचानना बहुत ही आसान है ट्राइंगल वाले मेथड से। अगर 3 और 4 है तो इसका रिजल्टेंट 5 होगा। यहाँ पे देखो अगर इसका रिजल्टेंट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो इसका डेफिनेटली जो एंगल होगा वो ए एंड बी होगा। यहाँ पे देखो अगर रिजल्टेंट 2 होगा तो 2 का क्या होता है, 1 एंड √2 का 2 होता है, 1√3 का 2 होता है। ये भी ट्राइंगल मेथड से ही ये याद रखने पड़ते हैं। 1√3 का 2 होता है रिजल्टेंट, जैसे कि 3 4 का 5 होता है, उसी तरीके से 1√3 का 2 होता है। यहाँ पे देखो अगर रिजल्टेंट 13 है तो ट्रायंगल मेथड से हम लोग बहुत ही आसानी से याद करते हैं, और आप में से ज़्यादातर लोगों को याद ही होगा 5 और 12 का रिजल्टेंट क्या होता है 13, यानी कि 5 12 का 13। यहाँ पे देखो 60 डिग्री एंगल में अगर रिजल्टेंट 2√2 है तो इसका दोनों का कॉम्पोनेंट क्या होंगे 2 और 2 होंगे। यहाँ पे देखो ये वाला 90 कितने का एंगल है, ये 120 का, तो यहाँ पे रिजल्टेंट 9 अगर है तो इसका जो कंपोनेंट होगा वो 9 ही होगा। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हुए हाइपोटेनस वाले रिजल्टेंट जो है ऊपर की ओर यानी कि हाइपोटेनस वाले डायरेक्शन में शिफ्ट कर देता है, और आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ रहेगा, बेस दिया हुआ रहेगा। तो अगर परपेंडिकुलर एंड बेस सेम है तो जो रहेगा उसको √2 के साथ में मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे देखो 10 है तो 10√2, यहाँ पे देखो a है तो a/2, यहाँ पे देखो 7 है तो 7√2। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ 10 और 10 हुआ 10√2, तो यहाँ पर a और a√2 क्यों नहीं हुआ। तो ट्रायंगल मेथड से हम लोग देखते हैं कि a और a का क्या होता है a√2, जिस प्रकार 1 और √3 का 2 होता है ना, 3 4 का 5 होता है, एंड 5 12 का 13 होता है, उसी प्रकार से a का a/2 होता है। यहाँ पे 8 का 8√2, 3 4 का 5 होता है ट्रायंगल मेथड वाले से। 60 डिग्री वाले में पूछ रहा है तो 10 का 10 ही रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट ये वाला है, ऐसे ना हो करके इसको इस तरीके से क्वेश्चन में कई बार ट्विस्ट करने के लिए देता है, इसीलिए यहाँ पे हमने इस एंगल को ऊपर की ओर खींचा है। यहाँ पे देखो 180 वाले में, अच्छा ये वाला भी 180 था, माफ़ कीजिएगा मैंने 120 बोल दिया था। 180 वाले में अगर इसका रिजल्टेंट 9√3 है तो इसका 9 दोनों ही कंपोनेंट 9 आएंगे। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट एंगल्स के रिवीजन, जिनको याद करने और जिनको रिकॉल करने का फ़ायदा ये होता है कि वेक्टर से एंड रैनमैन प्रॉब्लम जो है वहाँ से 1D मोशन 2D मोशन वहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों को एंगल याद रखना और उनके कंपोनेंट को याद रखने में काफ़ी मुश्किल होता है। हमने कई बार इसको पढ़ा भी, रिवाइज भी किया, लिखा भी, बट 2 से 3 दिनों के बाद में ये कहीं ना कहीं हमारे मेमोरी से धीरे धीरे गायब होने लगता है, इरेज होने लगता है। इसलिए मैंने एक विशेष टॉपिक के अंडर में इन सभी एंगल को दर्शाया है। ये देखो बबली एडिशन, अगर दोनों ही वेक्टर इक्वल हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा 2b। इक्वल एंड अपोजिट नहीं, इक्वल एंड पैरेलल है, इक्वल एंड पैरेलल है तो इसका रिजल्टेंट 2b होगा। यहाँ पे देखो 60 डिग्री वाले में मैंने इस वीडियो के शुरू में भी बताया था, डिस्कशन के दौरान जब मैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर की डिस्कस कर रहा था, तो उसका रिजल्टेंट जो है √3 बबली होता है। ये b मतलब बबली, 60 का क्या होता है बबली, बबली √3 बबली, इसका रिजल्टेंट में √3 आता है। 90 वाले के रिजल्टेंट में 2 आता है, यानी कि अगर b है
बिफोर बबली, अगर यहाँ पे बबली बबली है तो इसका रिजल्टेंट √2 बबली होता है। यहाँ पे देखो 120 वाले में अगर दोनों कंपोनेंट एक्स एंड वाई बी हैं, मतलब सिमिलर हैं, तो उसका रिजल्टेंट भी सिमिलर होगा। यहाँ पे कुछ एडिशन के नियम दिए हुए हैं, जैसे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। कहने के मतलब है कि 3 एंगल हैं, तीन डायरेक्शन है एक्स वाई जेड, और तीनों के 3 कंपोनेंट है आई जे के, तो हमेशा वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होकर के ऐड होते रहते हैं। एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स आई प्लस वाई टू जेड एंड जेड टू के। यहाँ पे इन दोनों को जब हम लोगों ने ऐड किया तो हमें रिजल्टेंट क्या मिला, x1 प्लस x2, ऊपर वाला नीचे वाला ऐड हो गया, प्लस ऊपर वाला नीचे वाला y1 y2, और j को जे बाहर निकाल दिया, कॉमन था इसीलिए। यहाँ पे z1 z2 है, ये z1 है ना, ऊपर वाले 1 है, तो z1 z2, तो यहाँ पे z1 z2 और k कॉमन था इसीलिए बाहर निकाल दिया। तो ये थे नियम, एडिशन के नियम, जो कि बहुत आसान है और याद करना है। इनको याद नहीं करना है, हमारे साथ याद करते ही चलना है कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के को जब हम लोग ऐड करते हैं x2i प्लस y2j प्लस z2k, तो हम लोग को क्या मिलता है, x1 प्लस x2 है ना अंडर ब्रैकेट मल्टीप्लाइड i प्लस y1 प्लस y2 अंडर ब्रैकेट है ना j एंड z1 प्लस z2 अंडर ब्रैकेट के वेक्टर मिलता है। ये एडिशन के लॉ हैं। अब स्क्वायर और पैरेललोग्राम, साथ में रेक्टेंगल और रोम्बस के केस में हम लोग एंगल को समझते हैं। मैंने भी कई बार इनके बारे में प्रैक्टिस किया है, तब जाकर थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया। और वीडियो में कहीं पर भी किसी टॉपिक्स को बताने के दौरान अगर एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत होती है या फिर कोई एरर होती है, तो हमें कमेंट करके अपने इम्पोर्टेंट सुझाव ज़रूर देना, ताकि मैं भी अपने आप में इम्प्रूव कर सकूं। यहाँ पे देखो, ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर के केस में जो एंगल होता है, ये बीच वाला 30 डिग्री का, तो यहाँ पे जो एंगल एक और बन रहा है 30 डिग्री का, है ना, ये a√2 होता है, ये वाला √2a होता है, और दोनों साइड के मतलब परपेंडिकुलर और बेस जो है a एंड a होते हैं। यहाँ पे देखो, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में रिजल्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे रेक्टेंगल के केस में, कि इसका रिजल्टेंट जो है वो डिस्टेंस के डायमीटर के बराबर होता है। रिजल्टेंट देखो √a² प्लस b², तो डायमीटर भी क्या है, a² प्लस b², यानी -2ab, ये दोनों ही बराबर होते हैं। और बराबर जब होंगे, रेक्टेंगल एंड डायमीटर दोनों जब बराबर होंगे, डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, जब बराबर होंगे, तो ऐसी स्थिति में a जो है वो परपेंडिकुलर होता है b के। रोम्बस के केस में देखो 120 डिग्री एंगल रिजल्टेंट जा रहा है। ये बीच वाला एंगल जो है वो √3a बीच वाला एंगल जो है a होगा, मतलब इसके तीनों कंपोनेंट x y z परपेंडिकुलर, बेस एंड ये जो रिजल्टेंट है वो तीनों ही a है। और यहाँ पे ये जो एंगल जा रहा है ऊपर साइड वाला, ये √3a है रोम्बस के केस में। रोम्बस के केस में जो रेक्टेंगल होता है वो डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए दो कंपोनेंट a = b, मतलब दोनों बराबर होते हैं। रोम्बस में a = b, r परपेंडिकुलर टू d, एंड रेक्टेंगल में r = d, a परपेंडिकुलर टू b। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको माइंड में एकदम याद रखना है। रेक्टेंगल एंड रोम्बस, रेक्टेंगल में r = d एंड रोम्बस में r परपेंडिकुलर टू d। 60 डिग्री वाले केस में ये भी रोम्बस है। यहाँ पे देखो, रिजल्टेंट जो जा रहा है वो √3a का, ये वाला इधर शिफ्ट हो गया है, और बाकी ये तीनों जो हैं ये √a, मतलब रिजल्टेंट a है तो इसका परपेंडिकुलर बेस दोनों a है, मतलब ये तीनों सेम है, और बीच वाला √3 है 60 डिग्री के केस में। एक फॉर्मूला है रोम्बस के लिए ही, उसके डिस्टेंस के लिए, कि r = 2 sin θ/2 होता है।
आर इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2, थीटा एंगल है बिटवीन टू वेक्टर्स, आर रिजल्टेंट है 2 साइन थीटा बाई 2, एंड डी इक्वल टू 2a साइन थीटा बाई 2, है ना, 2a साइन थीटा बाई 2। डी में क्या करता है कि बेस में जो एंगल है उसको ले लिया है, लेकिन रिजल्टेंट में यहाँ पे नहीं लिया है, तो डी इक्वल टू 2a साइन थीटा बाई 2। यहाँ पे देखो इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। पैरेललोग्राम में का जो फॉर्मूला होता है वो r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर की बात हो रही है। हालांकि इसके आगे भी हम लोग 2ab cos थीटा ऐड करते हैं। पैरेललोग्राम के केस में एंगल अगर अल्फा बना है तो इस साइड वाले एंगल को क्या बोलते हैं, डी से डिनोट करते हैं, डी फॉर डिस्टेंस, है ना। तो पैरेललोग्राम के केस में r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड एक एंगल अल्फा होता है, ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री का एंड ये वाला 60 डिग्री का, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंगल थे स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम के केस में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेक्टर में जिसको कि टेढ़ा पंखा कॉन्सेप्ट के नाम से याद रखा जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट से नीट में कई PYQ पूछे गए हैं। इसका ये था एंगल कि अगर कोई एंगल है पैरेलल में, अगर 90 डिग्री का है मानो, तो उसके इक्वल भी एक एंगल होगा, बट वो एंगल जो है वो 120 डिग्री का होगा। 120 डिग्री का एंगल, माफ़ कीजिएगा 180 डिग्री का एंगल होगा। 90 का अपोजिट एंगल 180 का होगा। मतलब इसके पैरेलल, इसके इक्विवेलेंट एक और एंगल हमेशा होगा 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री का। तो इसके लिए फॉर्मूला है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी एंड सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए। यहाँ पे देखो अगर रिजल्टेंट बी है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका बेस ए एंड परपेंडिकुलर सी हो जाएगा। टेढ़ा पंखा कॉन्सेप्ट के लिए जो बातें याद रखनी है वो दो वेक्टर सम होकर के सी देते हैं, एंड दो वेक्टर ए प्लस बी का सम वेक्टर सी देता है, एंड सी जो है वो परपेंडिकुलर होता है ए का। ये जो सी है, सी ये किसके परपेंडिकुलर होता है, ए का, बी का नहीं, ए का, ठीक है ना। देखो डॉट स्केलर प्रोडक्ट, डॉट कहने का मतलब ये है कि ये मल्टीपल का एक फॉर्म होता है, मल्टीपल नहीं इसको हम बोल सकते हैं, बट ये एक रिप्रेजेंटेशन का मेथड होता है। हम लोगों ने इससे पहले भी देखा कि x जो होता है वो i कंपोनेंट के बराबर होता है, y z के इक्विवेलेंट होता है, z के वेक्टर के इक्विवेलेंट होता है। यहाँ पे देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला वर्क डन के वेक्टर के लिए, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग fs cos थीटा, जब एंगल दिया हुआ रहता है तो उसके लिए fx cos थीटा भी लिख करके वहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू ab cos थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू क्या होता है, ab cos थीटा इक्वल टू वेक्टर a वेक्टर b cos थीटा, है ना। देखो 0 डिग्री cos थीटा के केस में 1 आता है, और जब cos थीटा रहेगा और 0 डिग्री की बात हो रही होगी तो आई क्या देते हैं, 1, जे 1, के 1 देते हैं, है ना। और जब 90 डिग्री cos 90 डिग्री की बात हो रही होगी 0 डिग्री में, तो यहाँ पे आई जे 0 देता है, आई के 0 देता है, एंड जे के जो है 0 देता है, जे आई भी 0 देता है। आई जे 0, आई के 0, जे के 0 एंड जे आई 0 देते हैं। मतलब कि यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट सिमिलर नहीं है। आप देख सकते हैं आई जे 0, आई के 0, जे के 0, है ना, जे आई 0, बट यहाँ cos 0 डिग्री वाले केस में, है ना, cos 0 डिग्री वाले केस में क्या है, सिमिलर है, आई 1, जे 1, के 1। इन्हें याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर वेक्टर, फॉर्मूला है वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू ए बी कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0। तो परपेंडिकुलर वेक्टर जो है वो हमेशा cos 90 डिग्री में हम लोगों को मिलता है, 90 डिग्री में, और किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। क्वेश्चन आएगा ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू किसके बराबर, 90 डिग्री, 80 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री,
इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे, या फिर आपको वैल्यू दिया हुआ रहेगा 0, 2, 5, 10 कुछ भी इस प्रकार से, तो आपने हमेशा cos 90 डिग्री को एंड विच इज इक्वल टू 0 इन दोनों को दिमाग में रखना है। एडिशन बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में जो जोड़ होता है वो कहीं ना कहीं एडिशन तो जरूर लिखा जा रहा है बट वो मल्टीपल ही है। किसके केस में? डॉट या स्केलर प्रोडक्ट के केस में। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा को बाहर निकालने पर हम लोगों को वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ऊपर एंड ए बी नीचे, कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई ए बी, है ना। अब देखेंगे डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन आखिर कैसे होता है। हालांकि इस टॉपिक्स को शुरू में मुझे भी समझने में काफ़ी मुश्किल आ रही थी, क्योंकि कई बार मैं कॉन्सेप्ट को भूल भी जा रहा था, लेकिन कई बार रिवीजन करने के बाद मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया। यहाँ पे अगर कोई मिस्टेक होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, आपके अच्छे सुझावों का वेट रहेगा। डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पे देखो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, इसका डायरेक्शन जो होगा वो किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा और एन, ये जो है ये डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर का डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन वेक्टर। ए बी का रिजल्टेंट हमेशा ए क्रॉस बी से ही हम लोग निकाल सकते हैं। देखो कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है जिनके बारे में हमने लिख दिया है। नॉर्थ क्रॉस, यहाँ पे देखो नॉर्थ और ईस्ट की जब बात होती है तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा? 0, है ना। नॉर्थ एंड ईस्ट में हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा? 0। नॉर्थ एंड वेस्ट में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? अप। नॉर्थ एंड अप, ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से आप लोग बहुत ही आसानी से इस डायरेक्शन को समझ सकते हो। नॉर्थ नॉर्थ 0 देता है, नॉर्थ साउथ 0 देगा। नॉर्थ एंड अप मतलब कि उत्तर की तरफ जाते हुए अगर आप ऊपर जा रहे हो तो आपको रिजल्टेंट डायरेक्शन जो है वो ईस्ट प्राप्त होगा। उत्तर की तरफ जाते हुए अगर आप नीचे आते हो तो आपको वेस्ट डायरेक्शन प्राप्त होगा। ये रैनमैन प्रॉब्लम और रिवर बोट प्रॉब्लम वाले में बहुत मददगार साबित होता है। ईस्ट से फिर ईस्ट की तरफ ही मुड़ोगे तो 0, ईस्ट से वेस्ट की तरफ भी अगर जाओगे तो 0, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाओगे तो आप हमें कमेंट करके बताना क्या होगा। उसी तरीके से वेस्ट से ईस्ट की तरफ अगर जाओगे तो 0, वेस्ट से वेस्ट ऑटोमेटिक वहीं पे खड़ा है तो 0, साउथ से वेस्ट 0, साउथ से साउथ अगर जाओगे वहीं पर खड़ा है तो 0, साउथ से नॉर्थ 0, साउथ से अप मतलब दक्षिण की तरफ जाते हुए ऊपर की ओर जाओगे तो वेस्ट, एंड साउथ से अगर डाउन मतलब दक्षिण से नीचे की तरफ आओगे तो आप ईस्ट डायरेक्शन आपका रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी के डायरेक्शन आप खुद से भी निकाल सकते हो और हमें कमेंट करके बताना कि क्या आपको डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से समझ में आया या नहीं। आइए देखते हैं वेक्टर में डिफरेंट आइडेंटिटीज के बारे में। वेक्टर पढ़ने में सबसे ज़्यादा जिस बात का ध्यान रखा जाता है वो है क्रॉस, एडिशन एंड डॉट के बारे में और उनसे मिलने वाले रिजल्टेंट के बारे में। अगर दो वेक्टर को हम लोग ऐड करते हैं तो रिजल्ट में एडिशन ही होगा, मतलब कि उनका एड ही हमें मिलेगा। दो वेक्टर को हम लोग अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट ही हमें मिलेगा। अब देखो यहाँ पे दो वेक्टर को ऐड कर दिया, उनको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया एंड फिर तीसरे वेक्टर को भी उसके साथ में ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल गया? सिमिलर केस मिल गए। लेकिन यहाँ पे वेक्टर ए जो है जो स्टार्टिंग पॉइंट में था वो बाहर निकल जाता है और बी एंड सी जो है वो ब्रैकेट में कहीं ना कहीं ये एक्सचेंज हो जाते हैं। बी जो है वो तो वही है बट सी एंड ए के बीच में एक्सचेंज हो जाता है, तो इस बात को ध्यान रखना होगा। तीसरा वेक्टर एक्सचेंज करता है पहले वाले को। यहाँ पे देखो क्रॉस वेक्टर में सिमिलर केस है, यहाँ पर भी सी ए को एक्सचेंज कर देता है और ए के जगह में सी आ जाता है ना। तो ए क्रॉस बी ब्रैकेट क्लोज,
डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी, ये डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। यहाँ पे उल्टा जरूर होता है, बट इनके जो प्रोडक्ट है वो नहीं बदले। यहाँ पे अपोजिट हुए, बट एडिशन का जो साइन है वो नहीं बदला। यहाँ पे एक्सचेंज हुआ, बट जो रिजल्ट है वो नहीं बदला। सिमिलरली यहाँ पर वही केस हुआ। उम्मीद है आपको डिफरेंट आइडेंटिटीज समझ में आ गए होंगे। कई बार क्वेश्चन में 3 जो आइडेंटिटीज जो रहेंगे वो इन्हीं में से कोई 3 होंगे और एक जो होगा वो रॉन्ग होगा, एंड पूछा जाएगा कि कौन सी आइडेंटिटीज, कौन सा वेक्टर जो है, कौन सा ये पॉइंट जो है वो वेक्टर एडिशन को या वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता। तो आपके माइंड में ये डिफरेंट आइडेंटिटीज और उनके रिकॉग्निशन पता होना चाहिए। वेक्टर टॉपिक में सबसे कॉम्प्लेक्स समझे जाने वाला ये रूल है, जहाँ पे नीट के स्टूडेंट को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वेक्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान उनके दिमाग में ज़्यादातर टाइम ये बात आ ही नहीं पाती कि वो कम समय में इन्हें कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए इनको एडिशन या इनका सब्सट्रैक्शन करेंगे। उसके लिए ये फॉर्मूला है, जब ए एंड बी जो है, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर होते हैं ए बी के, एंड ऑल इन देयर प्लेन, या फिर वो सभी अपने प्लेन में पाए जाते हैं, तो एरिया इक्वल टू होता है ए क्रॉस बी। एरिया इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है। पैरेललोग्राम के केस में जो एरिया होता है वो कई बार इस तरीके से क्वेश्चन देता है आपको, ग्राफिकल क्वेश्चन, और यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन सा केस इस प्रकार के, और आप वैल्यू दे दिएंगे, वैल्यू दिया हुआ रहेगा और आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पे इसका रिजल्टेंट जो है वो आंसर क्या होगा। तो अगर आपको पैरेललोग्राम, एरिया, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स के फॉर्मूला याद हैं, जैसे पैरेललोग्राम का ये है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू हाफ रिजल्टेंट एंड डिस्टेंस का वेक्टर, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो 3 वेक्टर वाले प्रोडक्ट है ना, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर के नाम से ये जाना जाता है, स्केलर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर। यहाँ पे देखो ए बी सी 3 वेक्टर के 3 कंपोनेंट आई जे के, ये आपस में मल्टीप्लाई हुए लेकिन ऐड हो गए। कैसे हो रहा है? वेक्टर ए वेक्टर आई कैप प्लस बी वेक्टर जे कैप प्लस सी वेक्टर के कैप, दूसरे में होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ये जो रिजल्टेंट देंगे वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड के रूप में देंगे। कहने का मतलब ये है कि ए बी सी एक्स वाई जेड, यहाँ पे आपको कुछ सिमिलरिटीज दिखाई दे रही होगी कि ये तीनों ही कंपोनेंट ए बी सी एक्स वाई जेड आई जे एंड के से मल्टीप्लाई होकर सब्सट्रैक्ट हुए हैं। यहाँ पे देखो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के क्रॉस प्रोडक्ट, ये तो था डॉट प्रोडक्ट वाले केस में, और क्रॉस प्रोडक्ट वाले केस में देखो जब इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, वैल्यू दी हुई रहेगी, तो फॉर्मूला है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप मल्टीप्लाइड, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको दोनों ही वेक्टर को 2 बार लिखना है। जैसे ए बी सी है तो आपने ए बी सी को 2 बार लिख दिया और एक्स वाई जेड को 2 बार नीचे लिख दिया, और सिमिलर जो रिजल्ट होंगे साइड साइड में आपको कट कर देना है। उसके बाद बचेंगे इधर के 4 और इधर के 4, इनको आपको क्रॉस कर देना है और साइन के हिसाब से आपको एडिशन या सब्सट्रैक्ट कर देना है, तो ऐसे रिजल्ट मिल जाते हैं। ये सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक होता है। हालांकि आप में से ज़्यादातर लोग एक और ट्रिक्स है उसका भी इस्तेमाल करते होंगे, जिसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्रॉस और वैल्यू रखनी पड़ती है। यहाँ पे देखो
एक छोटा सा लो है, कहने को छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्राइंगल लो। ट्राइंगल लो में फॉर्मूला जो होता है वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू सी। ट्राइंगल लो का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू सी। एक और लो है पॉलीगन लो। पॉलीगन लो में जितने भी वेक्टर होते हैं उनका रिजल्टेंट जो है वो सभी के एडिशन के बराबर होता है, सभी के जोड़ के बराबर होता है। जैसे देखो, रिजल्टेंट अगर जी है तो ए बी सी डी ई एफ इन सभी के एडिशन के बराबर होगा। वेक्टर के आखिरी टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। सेकेंड लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर। इक्वल वेक्टर की देखिए साइन सेम डायरेक्शन में एंड इक्वल है। नेगेटिव के एंटी पैरेलल है, मतलब के अपोजिट डायरेक्शन में। पैरेलल के देखिए छोटा है और एक बड़ा वेक्टर है। एंटी पैरेलल में छोटा और बड़ा है ना। एंटी पैरेलल में छोटा और बड़ा है, पैरेलल में छोटा और बड़ा है लेकिन सेम साइज है। एंटी पैरेलल में माफ कीजिएगा, यहाँ पे अपोजिट होगा, छोटा और बड़ा है। साइन जो है वेक्टर का छोटा और बड़ा है बट अपोजिट डायरेक्शन में है एंटी पैरेलल में। ऑर्थोगोनल जिसको कि परपेंडिकुलर वेक्टर बोलते हैं, जो कि cos 90 डिग्री इक्वल टू 0 के बराबर होता है। वहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर और बेस के रूप में वेक्टर्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं और रिजल्ट जो होता है वो 0 होता है ना। कोइनिशियल वेक्टर में देखिए रिजल्टेंट एक निकल करके आता है, मतलब कोइनिशियल कहने का मतलब है कि इन तीनों ही वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट जो है, ओरिजिन जो है, एक सेम पॉइंट से ही है। कोलिनियर एक ही प्लेन में वेक्टर एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, कोलिनियर। तो वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं? इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर एंड कोलिनियर वेक्टर। आइए वेक्टर के सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा करते हैं, जिसके बारे में इससे पहले भी मैंने कई बार बीच बीच में आपको बताया है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट या ट्राइंगल लो वो क्या होता है। देखो, अगर कोई भी वेक्टर का रिजल्टेंट 5 है तो 100% उसका बेस और परपेंडिकुलर जो होगा वो 3, 4 होगा। कोई भी वेक्टर का रिजल्टेंट इनमें से कोई है, मान के चलो 8 है, तो उसका जो बेस और परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा? 6, 8 होगा। सिमिलरली आप समझ सकते हो कि 5 अगर 12 है या 5 है या 13, इनमें से कोई भी है, मान के चलो 5 रिजल्टेंट है तो उसका परपेंडिकुलर बेस दोनों में 12, 13 होंगे, यानी कि 12, 13 होंगे। सिमिलरली अगर 25 है या 7 है या 14 है, 14 है तो 7 25 होगा, 25 है तो उसका परपेंडिकुलर बेस 7 24 होगा। इसी प्रकार से 1√3 का 2 होता है। और अगर ए है, रिजल्टेंट a√2 है तो ए होंगे। अगर ए भी है रिजल्टेंट तो ए एंड एक में होगा a√2। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। कहता है कि 45 डिग्री का परपेंडिकुलर जो है वो √2 होता है, 60 का परपेंडिकुलर √3 होता है, 30 का परपेंडिकुलर √3 होता है। ये चीज़ को बेस में √3 होता है। एक बार रिकॉल करते हैं, 45 के परपेंडिकुलर में क्या होता है? √2, 60 के परपेंडिकुलर में क्या होता है? √3, 30 के परपेंडिकुलर में √3 होता है। इससे पहले वाले जितने भी एंगल थे 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री वाले, उन सभी में मैंने आपको डिटेल से इनके बारे में बताया था। तो ये था वेक्टर का वेक्टर चैप्टर में मौजूद सारे फॉर्मूलाज के, जो कि नीट 2025 के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक डिटेल डिस्कशन आपके साथ में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।